ज्ञान क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय भी ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं, उग्रवादी ये बता रहा हूँ, उग्रवादी सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज सिट ये आतंकवादी अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट में रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात भी बाहर देखो इस बोलने को। अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 ज्ञान क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय भी ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। अभी आपकी स्क्रीन पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमारी स्क्रीन पर एक रमेश बिदुड़ी जो है वो सांसद है बीजेपी के, उनका एक बयान चल रहा है संसद के अंदर, और जिस तरह से वो संसद के अंदर बयान सुना है उसको लेकर आज हमारी खास चर्चा है। जिस तरह से ऋषि पाल जी ने अपनी बात रखी है कि वाकई में उसकी निंदा भी कर रहे हैं और कानूनन नजर से भी उन्होंने अपना तर्क दिया है। कितना आप सहमत हैं और क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए पत्रकार महोदय, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सदन जो है लोकतंत्र का मंदिर है। अब उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर अगर कोई किसी को अभद्रता से और गंदी गालियां अगर दे देता है, कोई सांसद अगर दूसरे सांसद को, और उसके बाद अगर वो माफी का पात्र हो जाता, तो मेरी नजर में तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की पूरी हत्या हो चुकी है। इस प्रकार से कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से रमेश विद्रोही जी ने जो बोला बीएसपी सांसद दानिश अली को कि उनके कास्ट को लेके कितनी गंदी उनको गालियां दी गई, कि एक दानिश अली साहब का जो एक बयान आया था कि एक पत्रकार एनडीटीवी के उन्होंने बोला उनका इंटरव्यू लेने गए तो वो उस टाइम पे रो रहे थे। अब आप एक बात देखिए, एक अपने खुद को आहत पहुंची है, एक समाज को आहत पहुंची है इससे कि क्या मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या मुसलमानों के लिए उस सदन के अंदर इस तरीके का जो गाली गलौज, जो घृणा, जो नफरत जो बाहर सड़कों पे आती थी, आज वो सदन के अंदर आ रही है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस चीज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिखा था? क्या ये संविधान मानने वाले ये लोग नहीं है? और अगर रही बात माफी की, तो माफी, और अगर दानिश अली साहब उसके बाद ओम बिरला जो स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर, उनके पास गए मिलने के लिए, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए, अपना दर्द बयां करने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करने के लिए, लेकिन ओम बिरला जी ने उनसे मुलाकात नहीं की। उनका ही एनडीटीवी को इंटरव्यू था। अब अगर मुसलमान हैं, अगर कोई मुसलमान लीडर अगर जाके सदन में अपनी बात रखता है तो उसको क्या उसकी जात के नाम पे गाली दी जाएगी? ये एक बहुत निंदनीय बात है और इस पे रमेश जी पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कार्रवाई के लिए ओम बिरला जी जो है उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि उनको नोटिस जारी किया है और साथ में ये एक तरह से चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की अगर नोटिस ये ढोंग है, ये एक प्रकार का ढोंग है, ये एक प्रकार का ढोंग है पत्रकार महोदय, कि ये एक प्रकार का ढोंग है कि 15 दिन के अंदर आप उस चीज को वो करें। हमारी मांग ये है कि उनकी सदस्यता रद्द करना चाहिए, क्योंकि एक विद्या के मंदिर के अंदर जिस प्रकार से बच्चों को अगर सिखाया जाता है कि ये अभद्रता से अपशब्द नहीं कहा जाता, उसी प्रकार से ये पूरा देश एक सदन से चलता है, और सदन से अगर ये देश चल रहा है तो वहां पे इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं होने चाहिए। जो कि एक मुसलमान हमारे जो एक तरीके से जो भाई है, हमारा इस हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदुस्तानी एक भाई है, और किस प्रकार से उनके लिए अभद्रता से उनका व्यवहार किया गया, ये बात आपने देखा, ये माफी का पात्र नहीं है। नई संसद भवन तो बना ली, लेकिन इनकी विचारधारा वही सांप्रदायिक फैलाने वाली रही है। अभी तक ये सड़कों पे और गलियारों में गालियां देते थे, और आज अब तो इन्हीं ने हद हो गई कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, एक जहर उगला गया, एक सांसद के खिलाफ मैं नहीं समझता हूं कि एक मुस्लिम सांसद को ही किया गया, ये एक मुस्लिम समाज को पूरा टारगेट किया गया है। और ये बाई चांस नहीं है, ये विद प्लानिंग, रफी जी, विद प्लानिंग में
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की शय के ऊपर ये इतने कदम इस रमेश भिदोरी के सांसद के इसने इस तरीके से भाषा का एक समाज के खिलाफ प्रयोग उसको किया, इसके साथ कठोर से कठोर इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कि बीजेपी जो है के ऊपर लगातार आरोप लगता है कि वो दंगई पार्टी है, जो है मुसलमानों के खिलाफ की पार्टी है, ऐसे बातों पर क्या जवाब है आपका? देखिए रफी जी, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा आरएसएस के बारे में। आरएसएस इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे संगठित संगठन है। आरएसएस के अंदर आपको जितने जो इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे जो आपको हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं आपको आरएसएस के अंदर मिलेंगे। इसके जब भी फंक्शंस में जब अटेंड करेंगे तो आपको वहाँ ये भी पता लगेगा कि वहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एडवोकेट्स और जजेस भी जो है फंक्शंस में आते हैं। ऋषिपाल जी, ये भी तो बताया कि आरएसएस के अंदर क्या बंदूक चलाना नहीं सिखाई जाती, क्या आरएसएस के अंदर डंडे चलाना नहीं सिखाए जाते, क्या आरएसएस की वजह से कोई झगड़ा नहीं होता, क्या आरएसएस बीजेपी के आरएसएस को संरक्षण नहीं देती, क्या संरक्षण नहीं है उनका? ये जो इतना बड़ा जो गुट बना के रखा है, जो इतना बड़ा संगठन है, ये किस प्रकार से, किस लिए? अगर ये किसी भी चीज के लिए अगर चलाया जा रहा है तो वो पब्लिक की सहानुभूति के लिए, पब्लिक की अच्छाई के लिए चलाया जाए, ना कि वो किसी भी दंगे फसादों के लिए चलाया जाए। ठीक है शाहरुख भाई, बात पूरी रखने दीजिए ऋषिपाल जी को। आपने जब मेरे 7, 8, 10 सवाल कर दिए, तो पहले शुरू में पहला सवाल कीजिए, फिर मैं पहले का जवाब दूंगा, फिर दूसरा कीजिए, दूसरे का जवाब दूंगा। आरएसएस की जो पृष्ठभूमि है, आरएसएस की जो पृष्ठभूमि है और आरएसएस में क्या कराया जाता है, देखिए आपने बहुत सारी चीजों को जब आप जानते नहीं है तो आप मिक्स कर देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जब मैं बचपन से जो है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ और उन चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा है। जो आपका ये कहना है कि हाँ दंगे कराए जाते, देखिए कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर जो कोई लोग अगर मान लीजिए बदमाशी करते हैं, दंगा करते हैं, तो आपको एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति करते हैं, वो व्यक्ति आप भूले नहीं। अभी उससे पहले कांग्रेस के अंदर भी है, बसपा में भी है, हमारे सब जो गलत है वो हर पार्टी में है। आप ये नहीं इस पार्टी में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है, जहां तक कि जो बीजेपी की बात है, बीजेपी के अगर आप उसको इंटेलेक्चुअल को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आरएसएस के अंदर भी आपको मालूम है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, स्वयंसेवक आरएसएस जो है, आरएसएस के अंदर एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उसके अंदर मुस्लिम नेता भी है जो आरएसएस पार्टी के उसके अंदर है, जो उस विचारधारा को उसको। तो हम केवल क्या होता है, बहुत बातें जो है उन बातों को हिसाब देते और चल जाते हैं। लेकिन जब मान लो मोहन भागवत जी की जितने आपने बयान देखेंगे, उससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट देखी है, उससे पहले स्टेटमेंट आप देखिएगा, उन्होंने कोई ऐसी जो आरएसएस का मुश्किल देता है, आप मुझे आप इन सारी बातों को लेकर आइए। आप ये कहना चाह रहे हैं इन सारी बातों को लेकर कि रमेश जी बिल्कुल सही हैं। रमेश जी ने जो सदन के अंदर जो बात बोली, अगर वो बीजेपी के नहीं है तो फिर उनकी जो आरएसएस की जो उनकी विचारधारा है वो चीज जाके सदन में दिखी है। उनकी जो विचारधारा है वो आरएसएस से निकलकर ही पॉलिटिक्स पे आए ना। शाहरुख भाई, मैं आपको बताऊं, जब हमने ऋषिपाल जी से जब सबसे पहली प्रतिक्रिया ली थी, तो पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने जो है रमेश भिदोरी की बात की निंदा की थी और ये कहा था ये सरासर गलत है। लेकिन ये कवर अप करना चाह रहा है, ये कवर अप करना चाह रहा है रवि भाई। आप कवर अप, आप समझिए, बीजेपी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की जो इस समय जो मतलब वो है कहने में संख्या है, वो 18 करोड़ जो है मेंबर है, दुनिया की सबसे बड़ी। चाइना की जो वो है उसके भी 9 करोड़ है, बीजेपी की 18 करोड़ है। आप 18 एक व्यक्ति की गलती को 18 करोड़ लोगों के सामने नहीं कर सकते कि 18 करोड़ लोग जो है आप उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। ऐसे ही आरएसएस जो है, आरएसएस के संगठन को आप उस संगठन के बारे में आप अभी नहीं जानते, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और बीजेपी के बारे में तो आप सब जो शीर्ष नेता है, अगर मैं आपको सबसे पहले मैंने कहा चाहे पार्टी का हो, क्या मान। और एक बात और बता दूं आपको, अगर आपसे बहुत विशेष तौर पे, कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी और आरएसएस एक संगठन है। आरएसएस के किसी संगठन के नेता की मैं यहाँ बैठता हूँ, आप एक काम कीजिए, इंटरनेट चालू कीजिए, आरएसएस के किसी शीर्ष नेता का आज तक का कोई अमर्यादित बयान आप बताइए जो अमर्यादित हो, कि जो मर्यादा से मतलब किसी भी तरीके से अपनी मर्यादा को भंग करता हो।
ठीक है ऋषिपाल जी, आपके पास मैं दोबारा आना चाहूंगा। मैं अमजद भाई, अमजद हसन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत कर दूं और उसके साथ ही और अभी ऋषिपाल जी ने एक बात सही कही कि आरएसएस जो है वो एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मातृत्व ऑर्गेनाइजेशन, उसकी विंग है भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक प्रेरित होकर कार्य करती है। उस तरह से आरएसएस के अलग अलग सारे फ्रंटल विंग हैं, पॉलिटिकल विंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बात से भी हम दो राय नहीं रखते कि ऋषिपाल जी ने कहा कि वो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 18 करोड़ की सदस्य संख्या है, लेकिन रिकॉर्ड 18 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, क्योंकि मिस कॉल से बनाई गई पार्टी है। नंबर एक, 18 करोड़ लोगों ने सदन के अंदर नहीं गए हैं, 18 करोड़ लोगों ने नहीं चुना, देश की 32% जनता ने चुन के किस पार्टी की सरकार को सत्ता दी है, उस सत्ता के प्रतिनिधि ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में पले बढ़े। और रमेश बुधुड़ी कोई अनपढ़ गंवार जाहिल इंसान नहीं है, और एक तरीके से कोई पर्वती ही गुंडों वाली है, धार्मिक उन्मादी तरह से लोग हैं। और उनका जो पिछला बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो बचपन से ही आरएसएस की शाखा से ही तो पढ़ के निकले। तो जिस आदमी की पिछली प्रवृत्ति, हर आदमी की जिंदगी पिछली प्रवृत्ति से निकली, उनके परिवार भी आरएसएस से जुड़े हैं। और रही बात इस अमृत काल में आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आवाज बंद क्यों है, आज गोदी मीडिया की आवाज क्यों बंद है? अगर यही दानिश अली अगर बिधूड़ी के बोले होते तो ये गोदी मीडिया पानी पी पी के नाच कर रही होती नंगी सड़कों पर, ये भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने देते होते। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि जब बिधूड़ी बोल रहा था पीछे पूर्व मंत्री, दोनों पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, हर्षवर्धन और अमर शंकर प्रसाद जी, ये हंस रहे। तो इसका मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये खेल किया गया है और संसद को, नए संसद को कलंकित करने का काम किया गया है। इस संसद में जिस तरह से बखान की गई महिला शक्ति वंदना का, और महिला देश की राष्ट्रपति जो एक विधवा दलित महिला है उसको तो आप अभी तक आने नहीं दिया, तो ये भाजपा की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो मुस्लिम एकता मंच है उसका क्या काम है, उसमें कैसे लोग हैं हम भी जानते हैं, क्योंकि ये क्यों बनाना पड़ा। ऋषिपाल जी को मैं बता दूं कि जब इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अब हमें 14 के बाद मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, रखनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने इसके नेतृत्व में बनाया गया। लेकिन अल्टीमेटली उनका मतलब और विचार क्या है? तो आज सिर्फ ये भाजपा के अंदर ये बिधूड़ी अकेला इंसान नहीं है। कल आप सड़कों पे चिल्लाते थे गोली मारो, पाकिस्तान भेजो, ये भाजपा के नेताओं का तो जवान है। जब इनका नेता ही ऐसा होगा तो उनकी टीम भी ऐसी होगी, क्योंकि इस तरह की ओछी हरकतें, बचकाना हरकतें और सबसे गैर जिम्मेदाराना हरकत, एक चुना हुआ प्रतिनिधि को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक राहुल गांधी चोर कहते हैं तो आप निलंबन करते हैं, और आपका संसद में एक मिनट आ रहा हूं, कहीं ना कहीं इसमें पूरी की पूरी, और मैं सीधा के आरोप लगाता हूं कि स्पीकर जिस तरह से ढूलमूल रवैया और सत्ता पक्ष को समर्थन करते हुए गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, ओम बिरला जी को निष्पक्ष सवाल करते हुए तुरंत उसको निलंबित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को, उनके शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल का जो बखान करते हैं ये दिखावा है, और पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों को उसने टारगेट किया है। इसके लेकर आज हमारा सड़क पे प्रदर्शन है। आपने देखा होगा कि हमारा लगातार प्रदर्शन चल रहा है, और इसे निलंबन करना चाहिए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। आरएसएस भी